हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉर्डन्स एकेडमी पर। और मैं हूं आप सबका अपना जॉर्डन सर, और एक बार फिर से आप सबके लिए लेकर आ गया हूं अपनी सुपर 25 सीरीज का लेक्चर नंबर 30। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चल रही है सुपर 25 धमाकेदार सीरीज, और इसमें आ गया है हमारा लेक्चर नंबर 30। और लेक्चर नंबर 30 में हम बाकी सभी 25 सीरीज की तरह 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर करे अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लिखा हुआ है कि गोल्जी काय किससे उत्पन्न होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखें कि गोल्जी काय एक कोशिकांग है, एक कोशिका का अंग है, और इसका निर्माण होता है दोस्तों ईआर, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में अंतःप्रद्रव्ययी जालिका बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया है कि गोल्जी काय किससे उत्पन्न होते हैं। तो इसका उत्तर है कि गोल्जी काय हमेशा अंतःप्रद्रव्ययी जालिका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उत्पन्न होते हैं। पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। अगला लिखा है कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है कि कवकों की कोशिका भित्ति हमेशा काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती दोस्तों? काइटिन की बनी होती है। और आपको बताना चाहेंगे कि काइटिन एक टाइप का पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है दोस्तों, काइटिन क्या होता है? पॉलीसैकेराइड होता है। इसी तरह से आपने एक नाम सुना होगा ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन भी एक पॉलीसैकेराइड होता है। इसी तरह से आपने एक नाम सुना होगा सेल्यूलोस। तो सेल्यूलोस भी एक पॉलीसैकेराइड ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी एक पॉलीसैकेराइड है, इसलिए इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से स्टार्च भी एक पॉलीसैकेराइड है। खैर, तो यहां पे क्वेश्चन है कि कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो किसकी बनी होती है? पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट लिखा दोस्तों बैक्टीरियोफेज, और बैक्टीरियोफेज को हम लोग हिंदी में कहते हैं जीवाणु भोजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? जीवाणु भोजी। अब आप नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि जीवाणु का भोजन मतलब जीवाणुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करने वाला। कहने का मतलब मैं सीधी बोलता हूं कि ऐसे विषाणु, ऐसे वायरस जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी कहते हैं। फिर से समझिए, ऐसे विषाणु या वायरस जो बैक्टीरिया या जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, उन्हें खाते हैं, उन्हें खत्म करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। अगला लिखा है मनुष्य में पसलियों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो मनुष्यों में जो पसलियां होती हैं उनकी संख्या होती है 24, और जो कि 12 जोड़ी कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो मनुष्यों में जो पसलियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? वो होती है 12 जोड़ी। उम्मीद है दोस्तों ये वाला पॉइंट बिल्कुल हमेशा के लिए क्लियर। इनको ही रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिब्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों एक्सॉन और डेंड्राइट्स। बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, आप सबको पता होगा कि एक शरीर में तंत्र काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। और जो तंत्रिका तंत्र है इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नर्वस सिस्टम। तो याद रखें कि तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होता है। अगर कोई कभी पूछे तो तंत्रिका तंत्र की इकाई होता है न्यूरॉन। ये बात आपको मालूम है। और एक होता है दोस्तों नेफ्रॉन। एक जैसे नाम है इसलिए कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। न्यूरॉन होगा तंत्रिका तंत्र की इकाई, और नेफ्रॉन होता है किडनी की इकाई, जिसको हम लोग वृक्क बोलते हैं, गुर्दा भी बोल देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे बात हो रही है न्यूरॉन की। न्यूरॉन मतलब तंत्रिका तंत्र की इकाई। तो जो न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन हमेशा दो मेन पार्ट्स के बने होते हैं, या कह लें कि न्यूरॉन में हमेशा दो मेन पार्ट होते हैं। उन दोनों मेन पार्ट्स का नाम क्या है? एक्सॉन और डेंड्राइट्स। और ये एक्सॉन और डेंड्राइट्स मिलकर हमारे पूरे शरीर में संवेदनाओं को पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो पूरे शरीर में जो तंत्रिका का जाल फैला हुआ है और उसमें लगातार जो संवेदनाएं चल रही हैं, उन्हें ले जाने का काम कौन करते हैं? ये एक्सॉन और डेंड्राइट्स करते हैं, और ये दोनों ही न्यूरॉन के पार्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला पॉइंट भी आपके लिए क्लियर हो गया। अगला दोस्तों लिखा हुआ है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सेरिब्रम। याद रखें,
पेपर में क्वेश्चन आता है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। आपको बताना चाहेंगे कि मस्तिष्क जो है वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड है। मेन इसके कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। एक होता है सेरिब्रम, एक होता है सेरिबेलम और एक होता है मेडुला एब्लोंगटा। इसमें से जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो होता है सेरिब्रम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क बोलते हैं। और आप याद रखें कि हमारी जितनी भी मेमोरीज होती हैं, जो भी हम चीजें याद रखते हैं, स्मृति है, वो सभी कहां पर होती है, सेव कहां पर होती है? वो हमेशा होती है प्रमस्तिष्क में सेव होती है। और मस्तिष्क का जो तीनों पार्ट मैंने आपको बताया उसमें सबसे बड़ा भाग भी कौन सा होता है? तो वो भी प्रमस्तिष्क होता है, सेरिब्रम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है मोनोलॉक्यूलर विजन। मोनोलॉक्यूलर विजन, ठीक है दोस्तों, आखिर ये मोनोलॉक्यूलर विजन क्या है? देखिए, आपको पता होगा कि जैसे कुछ जीव होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ गिरगिट में होता है या फिर खरगोश होते हैं, ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि मान लीजिए 2 आंखें हैं। अब हम लोग कोई भी चीज देख रहे हैं तो दोनों आंखों से एक ही चीज तो देख सकते हैं। भाई जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इस समय मैं कैमरे की तरफ फोकस कर रहा हूं, तो मैं कैमरे को देख रहा हूं, इसका मतलब मेरी दोनों आंखें किसके ऊपर फोकस है? कैमरे के ऊपर। लेकिन जो जीव अभी मैंने आपको बताए हैं, इनके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि ये अपनी एक आंख से अलग चीज देख सकते हैं और दूसरी आंख से अलग चीज, मतलब आंखें इनकी अलग अलग वस्तुओं को भी देख सकती हैं। एक वस्तु को तो देख ही सकती हैं, अलग अलग वस्तुओं को भी देख सकती हैं। और ऐसा विजन जिसमें दोनों आंखें अलग अलग वस्तुओं को देखती हैं, उस तरीके के विजन को हम लोग बोलते हैं मोनोलॉक्यूलर विजन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाली बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों सिनेप्सिस। सिनेप्सिस क्या है? देखिए, ये अभी अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो तंत्रिका तंत्र होता है, ये जो है ये न्यूरॉन से मिलकर बना है। मतलब तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन है। और आप भी समझ रहे होंगे कि फिर एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से तीसरा न्यूरॉन, तीसरे से चौथा, इस तरीके से बहुत सारे न्यूरॉन्स का एक जाल फैला हुआ है। कहा तो यह जाता है कि लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स पाए जाते हैं हमारे शरीर में। तो याद रखें दोस्तों कि जो न्यूरॉन होते हैं उसमें मान लीजिए ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो संवेदनाएं पहुंचती हैं, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो संवेदनाएं पहुंचेंगी, जो सिग्नल पहुंचते हैं, उन सिग्नल्स के पहुंचने की प्रक्रिया को, मतलब उनके ट्रांसमिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, 100 बातों की एक बात यह है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल पहुंचने की क्रियाएं क्या कहलाती हैं? सिनेप्सिस कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अगला लिखा है दोस्तों मेनिंजाइटिस। क्वेश्चन पेपर में आजकल खूब ट्रेंडिंग में चल रहा है कि मेनिंजाइटिस किस अंग में होता है। तो याद रखें दोस्तों, मेनिंजाइटिस एक मस्तिष्क का रोग है। ठीक है, हमारा मस्तिष्क 3 कवरिंग के अंदर बंद होता है और जब उन कवरिंग में प्रॉब्लम आने लगती है, उन कवरिंग में शोथ उत्पन्न हो जाता है, तब कहीं जाकर जो बीमारी पैदा होती है उसी को हम लोग बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि मेनिंजाइटिस किसके कारण होता है। याद रखें, मेनिंजाइटिस किसके कारण होता है, क्या कारण है मेनिंजाइटिस का, आप कमेंट करके बताइए। लिखा हुआ है LH और FSH। अब LH होता है दोस्तों ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोला मैंने? LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा है FSH, ये होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये दोनों ही दोस्तों सेक्स हार्मोन होते हैं और इन दोनों को हम लोग गोनेडोट्रोपिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं या गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। और ये दोनों ही क्या होते हैं? सेक्स हार्मोन होते हैं। ठीक है, जो शरीर होता है उसमें सेक्स ऑर्गन्स को उत्तेजित करने का काम यही दोनों हार्मोन्स करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है शरीर का सबसे बड़ा अंग। अब ये आंसर बड़ा अजीब सा होता है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो दोस्तों याद रखें कि शरीर का सबसे बड़ा अंग होती है हमारी त्वचा। ठीक है, आखिर त्वचा भी तो एक अंग ही है और पूरे शरीर में फैली हुई है। तो अगर कभी भी आज के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा त्वचा या स्किन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। देखिए, ये एक सिद्धांत है और इस सिद्धांत को दिया था सटन और बोवेरी ने। इनका पूरा नाम है वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी। तो याद रखें कि वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने सन 1902 में 1902 में
एक सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत को क्या नाम दिया गया? वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत नाम दिया गया। यह सिद्धांत दोस्तों यह कहता है कि गुणसूत्र ही वो संरचनाएं हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को ले जाने का काम करती हैं। मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि यह सिद्धांत यह कहता है कि गुणसूत्र ही, क्रोमोसोम ही वो संरचनाएं हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को ले जाने का काम करती हैं। और इसी सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं? वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत कहते हैं। क्लियर हो गया ना दोस्तों? ठीक है। अब जो वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत है, इस सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए, या कह लीजिए इस सिद्धांत को साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए एक साइंटिस्ट और आए थे जिनका नाम है, अगला ही लिखा हुआ है, सॉरी, थॉमस हंट मॉर्गन। क्या नाम है दोस्तों? थॉमस हंट मॉर्गन। तो इन्होंने वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत को साबित किया था, सही साबित किया था। और इन्होंने, थॉमस हंट मॉर्गन ने अपने प्रयोगों के लिए ड्रोसोफिला मेलनोगैस्टर को चुना था। किसको चुना दोस्तों? ड्रोसोफिला मेलनोगैस्टर को चुना था। और यह सिद्ध कर दिया था कि गुणसूत्र ही वास्तव में वो संरचनाएं हैं जो एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को ले जाने का काम करती हैं। याद रखें दोस्तों, मॉर्गन ने किसको चुना था? ड्रोसोफिला को चुना था। और ड्रोसोफिला को हम लोग सामान्य भाषा में फल मक्खी बोलते हैं और इसका पूरा नाम होता है ड्रोसोफिला मेलनोगैस्टर। ठीक है दोस्तों, ड्रोसोफिला मेलनोगैस्टर। ठीक है भाई, तो ये आधा वीडियो हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों डेंटाइन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दांत का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो याद रखें कि दांत का सबसे ऊपरी भाग कहलाता है डेंटाइन, और इस डेंटाइन में ही होता है दांतों का इनेमल। ठीक है, इनेमल मतलब शरीर का सबसे जो कठोर भाग है वो क्या होता है? इनेमल होता है। और शरीर, उसके ऊपर की जो पूरी संरचना है दांत के ऊपर की, वो क्या कहलाती? संरचना का नाम क्या है? तो संरचना का नाम है डेंटाइन। ठीक है दोस्तों, अगला लिखा है रेनिन का स्रावण करने वाला अंग। अब आपको मालूम होगा कि हमारे शरीर में जब पाचन होता है तो उस समय पर एक एंजाइम निकलता है जिस एंजाइम का नाम है रेनिन। और अगर यहां पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रेनिन का स्रावण कौन सा अंग करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आमाशय। ठीक है, हमारा स्टमक। तो याद रखें कि रेनिन का स्रावण करने वाला जो मतलब अंग है उसका नाम क्या है? आमाशय या स्टमक होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, और अगर आपको इसका उत्तर मालूम है कि रेनिन करता क्या है, भाई है कि नहीं, रेनिन करता क्या है, तो ये आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर रेनिन का पाचन में काम क्या होता है, और काम आप पता लगा लीजिए। ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है कि रेनिन पाचन के अंतर्गत क्या करता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा पेप्सिन, तो प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज करता है ना? इसी तरीके से ये रेनिन क्या करता है, ये हमें आप लोग कमेंट में बताएंगे। लिखा हुआ है किस ताप पर एंजाइम सक्रिय होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि आखिर ऐसा कौन सा तापमान होता है जिस पर एंजाइम सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। तो दोस्तों ये तापमान माना गया है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दो तरीके के आंसर आपके सामने लिख के आ सकते हैं। एक आंसर हो सकता है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस, और एक हो सकता है 40 से 50 डिग्री सेल्सियस, एक होता है 50 से 60। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों 30 से 40। जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या होगा? 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। और याद रखें कि अगर एग्जैक्टली पूछा जा रहा है तो आंसर हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। लिखा है शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो याद रखें कि हमारे शरीर में जो यूरिया का संश्लेषण होगा, जो यूरिया बनता है, तो वो बनता है हमारे लिवर में। ठीक है दोस्तों, हमारे यकृत में। ठीक है, याद रखें कि शरीर की एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है लिवर, और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। और आप ये माने कि इसका जो वजन होता है वो लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। 1.5 kg के आसपास की ये ग्रंथि होती है, और शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट काम को ये निभाती है, जिसमें से एक ये भी है कि शरीर में यूरिया का संश्लेषण करना। इसी तरीके से एक क्वेश्चन बनता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन चेंज करता है? तो इसका उत्तर भी क्या होता है दोस्तों? यकृत ही होता है। इसका उत्तर भी लिवर ही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। मतलब यह हुआ कि जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो उस समय सबसे लास्ट में क्या बनता है? तो आप सबको मालूम है दोस्तों, सबसे लास्ट में बनता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है? एक टाइप का मोनोसैकेराइड। तो इसका उत्तर में अगर आंसर आपके सामने आते हैं
तो अगर आंसर में ग्लूकोज है या फिर आंसर में मोनोसैकेराइड है तो दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ये होता है मोनोसैकेराइड या फिर ग्लूकोज। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक प्रकार की WBC। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको इतना तो मालूम होगा ही कि जो WBC होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, मैंने आपको बता रखा है। नहीं मालूम तो जल्दी से सुन लीजिए कि WBC हमेशा दो टाइप की होती हैं। एक होती हैं ग्रेनुलोसाइट्स कणिकामयी और दूसरी होती हैं एग्रेनुलोसाइट्स अकणिकामयी। जो ग्रेनुलोसाइट होती हैं वो हमेशा होती हैं तीन टाइप की। ठीक है, तीन टाइप की कौन सी? एक होती हैं इओसिनोफिल्स, एक होती हैं बेसोफिल्स और एक होती हैं न्यूट्रोफिल्स। इसी तरीके से जो अकणिकामयी WBC होती हैं, एग्रेनुलोसाइट्स होती हैं, वो होती हैं दो टाइप की। एक होती हैं मोनोसाइट्स, एक होती हैं लिम्फोसाइट्स। इन जो मैंने यहां पे नाम लिए, इनमें से सबसे ज्यादा टाइप की जो WBC है वो होती है न्यूट्रोफिल्स। कौन सी होती दोस्तों? न्यूट्रोफिल्स होती हैं। ठीक है, लगभग 70% के आसपास में न्यूट्रोफिल्स पाई जाती हैं कुल मिला के WBC के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये वाली बात क्लियर हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से जीव आते हैं या कह ले कौन कौन से भाग आते हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे, एक तो होते हैं दोस्तों क्राइसोफाइट। क्या होते हैं? याद कर लें, एक होते हैं क्राइसोफाइट। ठीक है, पहले नंबर पे हो गए क्राइसोफाइट। एक होते हैं दोस्तों डायनोफ्लैजिलेट। कौन से होते हैं? डायनोफ्लैजिलेट। ठीक है दोस्तों, तो क्राइसोफाइट हो गया, डायनोफ्लैजिलेट हो गया। एक होते दोस्तों यूग्लिनॉइड। कौन से हो गए? यूग्लिनॉइड, ये भी पाए जाते हैं। ठीक है, एक होते हैं दोस्तों, उनको हम लोग बोलते हैं स्लाइम मोल्ड्स या फिर हिंदी में कहते हैं अवपंक कवक। क्या बोलते हैं दोस्तों? अवपंक कवक, इन्हें हम लोग बोलते हैं स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, और एक और होते हैं दोस्तों प्रोटोजोआ, ये आपने नाम सुना भी होगा। एक कौन से होते हैं? प्रोटोजोआ। तो ये 5 भाग होते हैं किसके? प्रोटिस्टा जगत के, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के जीव पाए जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। यही नाम है, इनके बारे में कभी मौका मिला तो कंप्लीट डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है। छोटा वीडियो बनाना है जिससे आप तक कम समय में ज्यादा जानकारी पहुंच सके। अगला लिखा हुआ है दोस्तों गाय व भैंस की आंत में जीवाणु। तो याद रखें, क्वेश्चन बनता है कि गाय और भैंस की आंत में कौन से जीवाणु होते हैं? तो इसका उत्तर है दोस्तों मीथेनोजन। कौन से होते हैं? मीथेनोजन। और उम्मीद है कि आपको यह बात पता होगी कि मीथेनोजन एक टाइप के आर्की बैक्टीरिया हैं। क्या होते दोस्तों? आर्की बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया से भिन्न हैं, लेकिन चूंकि बैक्टीरिया है इसलिए मैंने यहां पे क्या लिख रखा है? जीवाणु लिख रखा है, क्योंकि इनके कुछ लक्षण बैक्टीरिया से भिन्न होते हैं और ये पृथ्वी पे पाए जाने वाले सबसे प्राचीनतम बैक्टीरिया हैं, जिनका नाम क्या बताया मैंने? मीथेनोजन बताया है। और चूंकि प्राचीनतम है इसीलिए इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? आर्की बैक्टीरिया, क्योंकि आर्काइक का मतलब होता है प्राचीन और बैक्टीरिया मतलब होता है जीवाणु। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पुराने जीवाणु, सबसे प्राचीन जीवाणु कौन से हैं? आर्की बैक्टीरिया। और उनमें भी जो एक एग्जाम्पल होता है उसको बोलते हैं मीथेनोजन। मतलब मीथेनोजन एक आर्की बैक्टीरिया है जो गाय और भैंस की आंत में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है क्राउन गॉल उत्पन्न करने वाला जीवाणु। दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं इसमें एक बीमारी हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्राउन गॉल ट्यूमर। गोल गोल ट्यूमर जैसे होने लगते हैं पौधों में, तो उसको बोलते हैं क्राउन गॉल ट्यूमर। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्राउन गॉल उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा होता है? तो याद रखें दोस्तों, एक जीवाणु है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, नाम है एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। ठीक है दोस्तों, ट्यूमीफेशियंस। ठीक है, तो ये एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण क्या हो जाता है? क्राउन गॉल ट्यूमर उत्पन्न हो जाता है पेड़ पौधों के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये वाले क्लियर हो गया। अगला लिखा है मोज़ेक दृष्टि। अब आखिर मोज़ेक दृष्टि क्या है? तो दोस्तों आपने एक चीज सुनी होगी, एक होते हैं सरल नेत्र और एक होते हैं संयुक्त नेत्र। ये तो सुना होगा ना, एक होती सिंपल आइज, एक होती कंपाउंड आइज। तो जो सिंपल आइज होती है वो क्या करती हैं कि पूरा प्रतिबिंब एक ही जगह पे बना लेती हैं। आंखें हमारी जो क्या होती है वो क्या करती हैं कि जो हम लोग कोई चीज देख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब सीधा हम लोगों की आंख में एक बार में बन जाएगा। लेकिन
जो कंपाउंड आइज होती है उसमें क्या होता है कि आंख जो होती है वो कई छोटे 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 टुकड़ों से मिलके एक पूरा प्रतिबिंब बनाती है। मतलब अगर आंख का कुछ हिस्सा टूटा है तो सामने वाली चीज पूरी नजर नहीं आएगी। शायद आप समझ रहे होंगे बात को। मोज़ेक का मतलब होता है टुकड़े। तो जब कई छोटे छोटे जो आंख होती है वो आंख कई छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर एक पूरा प्रतिबिंब बना लेती है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोज़ेक दृष्टि। और ज्यादातर ये मोज़ेक दृष्टि जो होती है ये आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों में पाई जाती है, कीट वर्ग के जीवों में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा। लगभग 10.25 लाख के आसपास जातियां होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखें कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं इनमें सबसे बड़ा अंग कौन सा माना जाता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग हरित लवक बोलते हैं। ठीक है, तो हरित लवक ही पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है, याद रखना दोस्तों। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां संपन्न होती है? तो याद रखें दोस्तों, जो हरित लवक होता है जिसको हमने अभी भी बोला था क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ये एक स्थान पर पूरी होती है और उसको बोलते हैं थाइलेकॉइड। क्या बोलते हैं दोस्तों? थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड। ठीक है, ये कणों के रूप में पाए जाते हैं और यहीं पर पूरी होती है हरित लवक के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। एक जगह, एक स्थान है, एक पॉइंटेड स्थान होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थाइलेकॉइड बोलते हैं और यहीं पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी होती है। ठीक है दोस्तों, 25 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको हर वीडियो की तरह अच्छा लगा होगा। आपका प्यार हमें अभी भी मिलेगा, इसीलिए हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो फिर आप इसको शेयर भी किया कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।